हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्प एंड मैथ्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कैंडिडेट से जिनका अभी रिसेंट में आईआईटी जोधपुर में पीएचडी में सिलेक्शन हुआ, आईआईटी जम्मू में हुआ है। बहुत सारे आईआईटीज में इंटरव्यू देने का एक्सपीरियंस है, साथ में रिटर्न कभी कभी होता है कि हमारे इंटरव्यू देने के बाद भी वहाँ का सीट फिक्स होने के कारण मतलब फिक्स का मतलब हो गया कि सीट लिमिटेड होने के कारण वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, साथ में ये कॉलेज में भी पढ़ा चुकी हैं। ऑल इंडिया रैंक जेआरएफ की बात की जाए तो इनका 28 है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और गेट क्वालिफाई कर चुकी हैं, बीएड का एक्सपीरियंस है। इसके बाद ही इन्होंने डिसाइड किया कि पीएचडी में जाना है, तो अभी रिसेंट में इनका पीएचडी में सिलेक्शन हुआ है। तो इनसे बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे, लाइक कि जेआरएफ की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या थी। जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, थोड़े मार्क्स से रह जाते हैं, पर कोई इतना अच्छा रैंक ले आता है। ठीक है। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन दीपिका, एंड वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सर। सो दीपिका, आप बताओ कि आपकी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। जो एजुकेशन है, ग्रेजुएशन की, मास्टर की, कहाँ से हुई, वहाँ पे आपका माहौल कैसा था पढ़ाई का, लाइक मैथमेटिक्स में कैसी रुचि आई, कैसे लगा कि इस फील्ड में आगे जाना है। ठीक है। सर मेरी ग्रेजुएशन और मास्टर्स दोनों ही हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हुई है। और यहाँ पर जो कॉलेजेस का जो इन्वायरमेंट था वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बिल्कुल नहीं था। जो कि हमारे जैसे एनुअल एग्जाम्स होते थे, तो एक यूनिवर्सिटी बुक्स ही चलती थी जिनके तहत वो पढ़ के हमें उनके एग्जाम क्वालिफाई करने होते थे। और जैसा कि इंटरेस्ट की बात की जाए तो ग्रेजुएशन में ही मेरा मैथ्स के प्रति एक अलग सी अटैचमेंट मेरे में थी कि मेरे को मैथ्स में कुछ करना है। तो जैसे ही एमएससी मेरा हुआ तो एमएससी में भी मैं डिफरेंट डिफरेंट बुक को फॉलो करती रहती थी यूनिवर्सिटी के अलावा भी। और उस टाइम पे फिर मैंने नेट दिया था 20 के अंदर, तो मेरा नेट हो गया था सर। फिर मैंने साथ के साथ कॉलेज ज्वाइन कर दिया था टीचिंग के लिए एज असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट पे। और मैंने करीबन 3 साल कॉलेज पढ़ाया सर। और बीच के अंदर जैसा कि नॉन अटेंडिंग मैंने बीएड भी किया 21-22 में सर। और 23 तक जैसा कि मैंने कॉलेज पढ़ाया अक्टूबर तक सर। और जैसा मैंने बताया कि मैं बीच में बुक्स को फॉलो करती रहती थी, इंटरेस्ट था तो मैथ्स को मैं पढ़ती रहती थी। तो अक्टूबर में मैंने जब रिजाइन किया देन मैंने दिसंबर का एग्जाम दिया सर, नेट का। उस टाइम पे मेरी जेआरएफ के अंदर 28 रैंक आई और देन मैंने 24 के अंदर गेट भी क्वालिफाई किया सर। ओके। सो कहीं ना कहीं आपने बताया कि आपकी मैथ में वो रुचि थी, और वो एक आप ऐसा प्लेटफॉर्म चाह रहे थे जहाँ की और अच्छा कर पाए। सो आई थिंक ये बेस्ट प्लेटफॉर्म, लाइक जहाँ आप अगर आईटी से पीएचडी करते हो तो मैथ में रिसर्च करने का मौका मिलेगा, वो आपको सेटिस्फैक्शन देगी। कहीं ना कहीं इस वजह से आप बीएड कॉलेज में पढ़ाने के बाद भी इस लाइन में आ रहे हो। सो नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि जेआरएफ का प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी। आप बुक पढ़ते थे, प्योर मैथ्स को कितना किया, जैसे एग्जाम में आपका स्कोर काफी अच्छा आया होगा, ऑल इंडिया रैंक 28 है इसका मतलब। आप लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स करते थे और डीपीडी भी करते थे, अलजेब्रा भी करते थे। पार्ट ए का कितना आपका स्कोर लाने में रोल रहा है, और आपकी तैयारी की स्ट्रैटेजी क्या थी, आप कितना टाइम देते थे, कितना मेहनत करते थे। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने मास्टर्स के टाइम पे और बीएससी के टाइम से बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को नेट का पहले मैंने सिलेबस को रखा अपने सामने कि मेरे को कौन से टॉपिक में मतलब जितना टाइम कितना टाइम देना चाहिए। तो फर्स्टली मेरा लीनियर बहुत अच्छा था, रियल मेरा काफी अच्छा था। उसके बाद मैं अप्लाइड की बात करूँ तो ओडीपीडी के मैंने वही टॉपिक्स किए थे कि जो पीवाईक्यू को ऑब्जर्व करके कि हाँ ये टॉपिक बार बार आ रहे हैं। ठीक है। तो उनसे जैसे कि लांगराजे है, कोई चापेट मेथड है पीडी के अंदर बात करें तो उनके अंदर मैंने काम किया। और जैसे ओडी की बात करें तो मतलब वो टॉपिक मैंने सिलेक्ट किए थे जिन पे कि लास्ट के अंदर 5 इयर्स के अंदर 10 इयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लीनियर के अंदर मैंने देखा कि हाँ ठीक है इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं तो इस टॉपिक को मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। लीनियर रियल का वेटेज काफी अच्छा था, तो मैंने एक्यूरेसी पे भी काम किया सर। कि आज मान लीजिए मैं लीनियर और रियल कर रही हूँ तो मैं इसके क्वेश्चंस लगाती थी। मैंने जेआरएफ के गेट नेट के क्वेश्चंस लगाए थे, गेट के क्वेश्चंस, एनबीएचएम के क्वेश्चंस पे लगाए थे। और उस टाइम पे जब मैं इनके क्वेश्चंस लगाती थी तो मेरी एक्यूरेसी पे मेरा मेन फोकस था कि अगर मैं 10 क्वेश्चन लगा रही हूँ तो मेरे कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन सही होने चाहिए। और अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है फिर मैं वापस से अपनी थ्योरी को देखती थी ताकि मैं उस टॉपिक को और अच्छे से करूँ और फिर मैं उसके क्वेश्चन लगाऊं। फिर मैं उससे 15 से 20 क्वेश्चन उसके फिर लगाती थी ताकि मेरे को आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आए। और मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा था सर। मैंने लीनियर रियल कॉम्प्लेक्स और ग्रुप थ्योरी और ओडीपीडी का थोड़ा थोड़ा मटेरियल किया था, ज्यादा नहीं किया था।
और पार्ट ए के अंदर मैंने एक क्रिस्टी वर्गर सर ऐसा कुछ है सर उनका, दृष्टि उनका मैंने भाग्यश्री। यस। या उनका मैंने फॉलो किया था, पीडीएफ उनका मेरे को टेलीग्राम पे मिल गया था। तो जस्ट मैंने उनको देखा था और मैंने पीवाई क्यू भी नहीं लगाया। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने पार्ट ए के मेरे 16 नंबर मेरे आए थे और मैंने पीवाई क्यू एक भी नहीं लगाया था। बट जस्ट मेरे पास याद है एक एक घंटा था, तो मैंने जस्ट उसके फॉर्मूले रिकॉल किए थे कि इस बिहाफ पे अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट हाँ, मेरा मैथ्स अच्छा था उस टाइम पे, कि जितना मैंने मैथ्स किया उसको अच्छी एक्यूरेसी से किया था। और तब मेरे को ये था कि अगर मैं ये क्वेश्चन बना दूंगी ना, तो उसमें चांसेस ये रहेंगे 80 to 90% ये क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा। ओके। सो कहीं ना कहीं आपने मेंशन किया प्रीवियस ईयर 10 साल का लगाया आपने, एनबीएचएम के प्रीवियस ईयर का लगाया। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहा आपके एक्यूरेसी को गेन करने में, और क्वेश्चन के थ्रू आप थ्योरी पे जाते थे। कहीं ना कहीं एक बार आपने एक थ्योरी हम्म। कंप्लीट किया होगा, बुक्स जैसे आपने बताया बुक्स पढ़ा था। सो अगर बिल्कुल। कोई बच्चा या स्टूडेंट्स नीट देने वाला है, अगर वो सेल्फ स्टडी से सोच रहा है, तो उसके लिए बुक्स कितना इंपॉर्टेंट है? और आपके अकॉर्डिंग आपने 23 में क्वालिफाई किया, 23 में जेआरएफ और इंडिया रैंक 28 है, तो आपको क्या लगता है कि इधर 5-6 साल में पैटर्न्स में कुछ चेंजिंग हुई है क्वेश्चंस के पैटर्न में? और वो अगर बच्चा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए और बुक्स को फॉलो करे, तो क्या सेल्फ स्टडी से पॉसिबल है एज ए फ्रेशर कोई नेट के बारे में अगर सोच रहा है तो? डेफिनेटली सर, क्योंकि आप एक चीज देखोगे, नेट का जो सिलेबस है ना, वो सिलेबस से कभी बाहर नहीं जाएंगे। और उनका जो सिलेबस है वो बीएससी और एमएससी का आप मिलाओगे ना, तो उस बुक से भी बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप आईआईटी से हो, एनआईटी से हो, किसी भी आप कैंपस से बिलोंग कर रहे हो, डजेंट मैटर, क्योंकि आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसकी डेफिनेशन कभी चेंज नहीं होगी। आज हमें वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन जो पढ़ाई जाती है, वही डेफिनेशन फॉरेन ऑथर्स की बुक में है और वही हमारी बुक में है। हम्म। आप समझ कितना रहे हो उस टाइम पे? आप डेफिनेशन को जब भी मेरी एक क्वालिटी थी, या कह सकते हैं कि जब मैं क्वेश्चन पे कहीं प्रॉब्लम आती थी, तो मैं डेफिनेशन पे मूव करती थी। जैसे मेरे को कोई भी दिक्कत आ गई, तो मेरे को नहीं सॉल्व हो रहा, तो मैं क्वेश्चन डेफिनेशन पे जाती थी कि हाँ इसकी डेफिनेशन क्या है, उसको ब्रेक करके उसको सॉल्व करने का मेरा एक पैटर्न था। तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल था। और रही सेल्फ स्टडी की बात सर, तो या सेल्फ स्टडी से अपने जेआरएफ आराम से क्रैक कर सकते हैं। आजकल तो बहुत सारी यूट्यूब पे भी अपने को हेल्प मिल जाती है। इवन तो टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं सर, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो मटेरियल आपको कहीं से मिल रहा है, बस ये दिमाग में रखना है, इधर उधर नहीं भागना है, एक फॉलो कर लेनी है एक बुक, जैसे मैंने की थी। एनपी वाली बुक है सर, रियल एनालिसिस के लिए मैंने, मेरे को वहां पे अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिले थे, थ्योरी भी सही थी। इस टाइप से फिर मैंने रूटीन को देखा। और लीनियर अलजेब्रा के लिए होफमन कुंजे थी। और पहले सोम्स आउटलेट किया था, बट हाँ होफमन कुंज आने के बाद काफी सही लगा। बट कंपटीशन की नजर से देखें तो आप सिर्फ कंटेंट देखिए बुक से, और फिर क्वेश्चन के लिए आप पीवाई क्यू लगाइए। क्योंकि पीवाई क्यू लगाने से ना आपको ये पता लग जाएगा कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपकी अप्रोच कहाँ तक जा रही है सोल्व करने में। जैसे मैं अभी फ्रेशर हूँ, मेरे को कुछ नहीं पता, तो मैं पहले उसकी डेफिनेशंस पढ़ूंगी, फिर मैं क्वेश्चन को करूंगी, ताकि मैं देख रही हूँ कि मैं अप्लाई कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। अगर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वापस डेफिनेशन पे जाऊंगी और उनकी एक प्रॉब्लम्स पे जाऊंगी कैसे सोल्व हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं चीज हेल्पफुल रही सर। ओके। सो जैसे आपने बताया फ्रेशर के लिए ये अप्रोच है, बुक्स भी बताया आपने, रियल के लिए, लीनियर के लिए। सो कोई फ्रेशर आ रहा है, तो जैसे आपका जो अप्रोच था, आपने बुक्स भी पढ़ा, प्रीवियस ईयर भी लगाया, फिर से आते थे, फिर क्वेश्चन लगाते थे, 10 में 8 करेक्ट करने के बारे में सोचते थे। स्टार्टिंग में भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, कहीं ना कहीं ये बात आप भी मानते हो। सो जो बंदा फ्रेशर है, जो सोच रहा है, उसको कितना टाइम देना चाहिए, कितना टाइम लग सकता है आपके अकॉर्डिंग? तो कैसे मैनेज करना चाहिए? 6 6 महीना एनफ है, 1 साल एनफ है आपके अकॉर्डिंग? इस पे आपकी क्या कमेंट है? सर हर बच्चे की एक अलग स्ट्रेटेजी होती है। जैसे कोई बच्चा उसको 2 महीने में भी कर लेगा, कोई 4 में भी कर लेगा, और किसको 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। जैसा मेरा था, तो मेरा ये फिक्स था, मैंने लीनियर उठाया। तो मैं उसको, मेरे को पता था मैं 10 दिन में इसको कवर कर लूंगी, तो मैं उसको टारगेट देती थी कि मैं 10 दिन में एनी हाउ मेरे को कंप्लीट करना है। तो मैं उस दिन में, चाहे एक दिन में मैं 10 घंटे पढ़ रही हूँ, अगले दिन में मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रही हूँ, तीसरे दिन में 12 घंटे पढ़ रही हूँ, वो मैटर नहीं कर रहा था सर मेरे लिए। मैं सिर्फ ये मैटर करती थी कि मेरे 10 तारीख तक, आज 1 तारीख से स्टार्ट हुई है, तो 10 तारीख तक लीनियर खत्म करनी है मेरे को। ठीक है, उस खत्म करने के प्रोसेस के अंदर मेरे को पीवाई क्यू नेट के लगानी है, मेरे को गेट के लगानी है, मेरे को एनबीएचएम के लगानी है, और पूरी थ्योरी कवर करनी है।
तो फिर टाइम सर कई बार तो रात के 2 भी बजते थे, कई बार 3 भी बजते थे, कभी मैं सुबह भी उठ के पढ़ती थी। तो टाइमिंग सर मैं नहीं बता पाऊंगी एक्यूरेट तो, बट हाँ सबका अलग अलग रहता है सर। मेरे को, मैं दूसरे बच्चों को देखती थी तो मेरे को ये लगता था वो तो 12 12 घंटे पढ़ते हैं, लैब मतलब लाइब्रेरी जाते हैं, और है मैं कहीं नहीं जाती थी सर, रूम पे जितना मेरे से होता था वो उतना करते थे। बट हाँ एक्यूरेसी पे अगर आप अच्छे से काम करोगे, मेरे को ये लग रहा है, मैंने जैसे कि नेट का पूरा सिलेबस नहीं किया, जो बच्चे करते हैं उससे भी कम किया था सर मैंने। लगभग बच्चे ओडीपीडी, कॉम्प्लेक्स, ग्रुप, रिंग और लीनियर रियल करते हैं सर। बट मैंने इतना सिलेबस भी नहीं किया था, मैंने रिंग बिल्कुल नहीं की थी, मैं सिर्फ ग्रुप थ्योरी करके गई थी। मैंने ओडीपीडी में भी कुछ पोर्शन छोड़ा था। तो आई थिंक अगर मैं इनके बिहाफ पे देखूं तो कॉम्प्लेक्स के अंदर भी एक दो पोर्शन मैं छोड़ के गई थी सर। तो एक्यूरेसी ही कहीं ना कहीं मेरे लिए मतलब ये अचीवमेंट का पीछे वजह रही है। अदरवाइज तो सर मुश्किल था, क्योंकि इतने कम सिलेबस में नहीं कर पाते। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बातों से लग रहा है मुझे कि आपने काफी अच्छे से पैटर्न को समझा था, क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एनालाइज किया था, और उस पे फोकस करके, ये नहीं कि डिस्ट्रैक्शंस की बात करें तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बुक्स हैं, बहुत सारे ब्रॉड सिलेबस है। तो आपने लिमिटेड क्या क्या है वो क्लियर करके उस पे फोकस करके प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और कहीं ना कहीं एक टीयर 3 कॉलेज से ये लाना एक बहुत बड़ी बात है। ये हार्डवर्क, आपका डेडिकेशन इसके प्रति दिखाता है। तो अब थोड़ा सा क्वेश्चंस को थोड़ा चेंज करते हैं। लाइक कोई जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन किया है, जेआरएफ क्वालिफाई भी कर चुका है, और वो पीएचडी इंटरव्यू के लिए जा रहा है अच्छे जगह पे, लाइक आईआईटी, आइजर, टीएफआर। सो क्या वो प्रिपरेशन एनफ है पीएचडी के लिए, कि उन्हें और कुछ बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, स्पेशल प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है? बहुत सारे आजकल तो उसकी भी तैयारी करवाते हैं। आई डोंट थिंक उसकी तैयारी अगर आपको करनी है तो बुक्स काफ़ी एनफ है। तो आपकी तरीका उसमें ऐड करिएगा। आपकी तरीका क्या था? आप किसी के सामने प्रेजेंट करते थे, डिस्कशन करते थे जो पढ़ते थे, ताकि आप पीएचडी का इंटरव्यू अच्छा कर पाए? सो इसके बारे में थोड़ा आप अपना बताइएगा। सर जैसा कि आपने बताया अभी कि मतलब पीएचडी के लिए बुक्स का ही मतलब जो इंटरव्यूज होते हैं उनके लिए बुक्स इनफ रहती है। मैंने भी क्या किया था, मेरा जैसे एरिया था फंक्शनल एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा के अंदर, पहली बात तो आप 2 टॉपिक रेडी कीजिए, ठीक है, और 2 टॉपिक में आप अच्छी अच्छी बुक्स को फॉलो कीजिए। आपके वहां पे कंटेंट जो है वो क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ तक हम नेट जेआरएफ की बात करें, हम कंपटीशन की बात करते हैं, कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो हम उस अप्रोच से कंटेंट को पढ़ते हैं। बट जब हम पीएचडी के इंटरव्यूज देते हैं तो वहां पे हमारी एक एक लाइन का क्वेश्चन बनता है सर। जैसा हम हमसे कुछ सामने से पूछा गया तो वो हम जो आंसर दे रहे हैं उसी में से एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो वहां पे हमारी थ्योरी बहुत अच्छी होना मतलब कंपलसरी है। इसके लिए आप अच्छी बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। एक बुक को, जैसे मैं करती थी, मैं 10 दिन का एक टारगेट देती थी कि एक बुक को पढ़ना है। तो मैं उस बुक में से देखती थी कि मैंने अभी तक क्या सीखा है। वहां पे पढ़ने का मतलब गो थ्रू होना था। फिर मैं उसको डीप से पढ़ती थी हर चैप्टर को, कि हाँ मतलब अभी तक मेरे को ओवरव्यू पता लगे हम कर क्यों रहे हैं, प्रोसेस ये वाली जो चल रही है क्यों चल रही है। फिर वो उसको डीप से पढ़ती थी कि हाँ इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर की ये लाइन ये कहना चाह रही है। तो फिर वो चीजें आराम से मतलब एक पैटर्न से माइंड में सेट हो गई। अब जब मैं इंटरव्यूज दे रही थी तो मैं ऐसा नहीं था हर बार कुछ पढ़ के जा रही हूँ। वो प्रीवियस के अंदर जो भी मेरे काउंटर एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप कोई भी चीज चाहे ओडीपीडी पढ़ रहे हो चाहे कुछ भी आप रेडी करके जा रहे हो, एक तो आपकी डेफिनेशन, थ्योरम्स के स्टेटमेंट्स, उनके कुछ प्रूफ्स और उनके काउंटर सर। मेनली काउंटर वहां पे पूछे जाते थे कि आप ये चीज हो रही है ठीक है, ये इन जनरल ट्रू है, अगर नहीं है तो काउंटर कीजिए, ठीक है। तो वहां पे ये सब चीजें पूछी जाती हैं। और उनकी अप्रोच ये नहीं रहती कि आप एमएससी बीएससी से बाहर पूछेंगे, नहीं, वो बीएससी एमएससी के अंदर ही पूछेंगे। बस आप उस कंसेप्ट को कितना जानते हो, वो आपसे वो जानना चाहते हैं कि आप किस अप्रोच से वहां पे मतलब काम करते हो। तो जैसे मैंने इंटरव्यूज दिए, लगभग मेरे इंटरव्यूज सही गए थे एक दो को छोड़ के। और उन्होंने जो जो पूछा उनका पूछने का सिर्फ एक ही वे होता था, वो एक टॉपिक से स्टार्ट करते थे, उसी को आगे की आगे आगे की आगे लेके जाते थे। तो कहीं ना कहीं बुक्स हैं सर, बहुत हेल्पफुल रहती है सर, बुक्स से ही मतलब इंटरव्यू क्रैक किए जा सकते हैं। ओके, तो आप प्रिपरेशन बुक के हेल्प से किए? लाइक होता है ना कि हम अपने किसी के सामने डिस्कस कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं तैयारी के लिए। ये अप्रोच भी हो सकता है जो कि आपको वहाँ पे मे बी बोर्ड पे भेजा जाएगा तो वो हेल्प करेगा। ओके।
सो ठीक है। आप बहुत सारे जगह पे दिए हो, आप बताओगे कहाँ कहाँ पे आप से क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, और लाइक कैसे आपने जो बोला कि एक क्वेश्चन बताते हैं पूछते हैं उस पे ही चलते जाते हैं, तो आपका क्वेश्चंस क्या था, कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसका एक्सपीरियंस शेयर करोगे आप थोड़ा। तो जैसे जम्मू का लिया जाए तो मेरा इंटरव्यू 1 घंटा 20 मिनट के अप्रोक्स चला था। उन्होंने, जब मैंने स्टार्टिंग हुई थी तो मैंने अपना एरिया, उन्होंने पूछा था कि आप किस एरिया किस टॉपिक में इंटरव्यू देना चाहते हो, तो मैंने लीनियर एंड फंक्शनल बोला था। फिर हम्म। उन्होंने लीनियर फंक्शनल से स्टार्ट करते करते ऐसा मेरे से परमिशन लेके कि मैं टोपोलॉजी मैट्रिक के बारे में बता पाऊंगी, रियल के बारे में, तो मैंने हाँ कही। तो जितनी मेरी नॉलेज थी वहां पे मैं बताती गई कुछ, क्योंकि मैंने टीचिंग की थी तो मेरे कंसेप्ट थोड़े ठीक थे सर। और उस बिहाफ पे मैं उनको आंसर्स करती रही। और मैंने लगभग सभी एरियाज के, उन्होंने मेरे से पूछे थे तो सभी टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैंने उनको आंसर्स किए। और बेसिक उनके, मैं आपको अप्रोच बता सकती हूँ सर, क्योंकि उन्होंने बहुत से क्वेश्चंस पूछे थे। जैसे कि अभी हमसे पूछा कि इनफाइनाइट स्पेस का एक एग्जांपल दीजिए, मैं उसका एग्जांपल दे रही हूँ। तो वो एक सेट डिफाइन करते हैं वहां पे बोर्ड पे कि ये सेट लिखिए। अब इसके बारे में बताइए, कन्वेक्स होगा कनकेव होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, उसको प्रूव कीजिए। तो हालांकि वो प्रूविंग मैंने लाइफ में कभी नहीं देखी थी, बट हाँ डेफिनेशन मेरी क्लियर थी तो मैं वो प्रूव भी कर पाई सर वहां पे। तो क्वेश्चन आपके इसी टाइप से रहेंगे जो आपने पढ़ा है। नो डाउट आपका उसी, मतलब जो बुक है वो बहुत हेल्प करेगा, हर एक चीज से निकलने में आपकी हेल्प करेगी। तो करीबन यही चीजें थी सर। कि अगर मैं लीनियर में बताऊं तो रैंक नलिटी जो थ्योरम है हमारी, उसके बारे में अगर वो सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे वो इन जनरल इनफाइनाइट डायमेंशन के लिए ट्रू नहीं होती है। ओके। तो यहाँ पे इनफाइनाइट के लिए ट्रू क्यों नहीं होती, आप काउंटर कीजिए इसका। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे सर वहां पे। ओके। सो और कहीं ना कहीं पैनल वाले सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, आपको वाले बिल्कुल प्रूफ करने बिल्कुल। के लिए दिया गया। तो तो वहाँ पैनल के अंदर सर सभी आपको कैंडिडेट टीचर्स जो होंगे वो आपको गाइड भी करेंगे, हेल्प। इवन तो एक थ्योरम थी मैं प्रूव कर रही थी, मेरी सारी प्रूव हो गई थी, एक लाइन लास्ट की रह गई थी। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि दीपिका आपका हो गया है, आप एक लास्ट लाइन रह गई है। मैं वहां पे नहीं सोच पाई तो मैंने उनको सॉरी बोला कि सॉरी सर मैं नहीं सोच पा रही हूँ। तो उन्होंने फिर मेरे को बताया कि ये लास्ट ही आपका लाइन का प्रूफ था, क्योंकि वहां पे कुछ मॉडुलस टेंस टू जीरो तो इनर पोर्शन टेंस टू जीरो था। तो जब आपका लॉन्ग इंटरव्यू चलता है तो एक टाइम पे दिमाग ब्लैंक हो जाता है, मेरी वो कंडीशन आ गई थी। तो वो काफी मतलब सपोर्टिव थे सर। हाँ, कहीं ना कहीं वो पैनल वाले समझ जाते हैं आपके बॉडी लैंग्वेज से, आप किस तरह से अप्रोच किए हो, उन्हें पता चल जाता है कि आपको आता है, तो वो थोड़ा सा सपोर्ट करते हैं। तो ये तो आपने आईटी जम्मू का बताया, लाइक आपका आईटी जोधपुर में भी हुआ है ना, और कहीं पे दिए होंगे, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी जगह पे इंटरव्यू अच्छा जाने के बाद भी लिमिटेड सीट होने की वजह से वहाँ पे सिलेक्शन नहीं करते हैं, तो वो हम कुछ इस पे टिप्पणी नहीं कर सकते। तो अदर जगह का एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करेंगे, लाइक रिटेन्स का क्या होता है, सिलेबस रिटर्न भी होता है बहुत जगह पे, तो उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। सर रिटर्न के लिए तो आप गेट का सिलेबस रखिए। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, अगर आपको गेट का सिलेबस आता है तो डेफिनेटली आप कोई भी जगह का रिटर्न हो आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। और दूसरी बात ये थी, जैसे मैंने गांधीनगर का रिटर्न निकाला था उसके बाद मेरा इंटरव्यू गया था। और जैसे गोवा का इंटरव्यू था मेरा, गोवा का भी बहुत अच्छा इंटरव्यू गया था, वो भी करीबन 1 घंटे से ऊपर इंटरव्यू था। तो हाँ आपने सही कहा कि इंटरव्यू अच्छे होने के बाद भी आप ये नहीं सोच सकते कि वहां पे आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि उनके पास सीट्स लिमिटेड है। और हो सकता है, जैसे मेरे एरिया उन्होंने पूछा था कि आप किस एरिया में काम करना चाहते हो, तो मैंने अपना एरिया बताया। तो हो सकता है कोई गाइड है वो लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो इस बार, इस सेशन के अंदर, तो वो नहीं कंसिडर करेंगे आपको। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, जून में भी मेरे साथ सेम चीज हुई थी, क्योंकि मैंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखाई थी अपने एरिया को लेके। मैं अपने एरिया के अंदर थी कि मैं को इसी एरिया में काम करना है। तो जून के अंदर मैंने करीबन 2 या 3 इंटरव्यूज दिए थे। और हम्म। ये दिसंबर सेशन के अंदर मैंने करीबन 4 5 करीबन 6 to 7 इंटरव्यूज होंगे सर, मैंने इतने इंटरव्यूज दिए थे। और कुछ ऐसा भी आपको पता लग जाता है एक टाइम के बाद, जैसा कि खराब हो गया है फर्स्ट क्वेश्चन पे आपका इंटरव्यू खराब हो गया है, तो एक डिमोटिवेशन सा आ जाता है सर कि अब तो खराब हो गया है। तो वो चीज भी मेरे साथ हुई थी। तो उस टाइम पे वो इंटरव्यू ज्यादा लंबा नहीं चला, करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर इंटरव्यू खत्म हो गया था। या ये नेचुरल है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हम थोड़ा सा गलत हो जाए तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन में उसका इफेक्ट पड़ने लगता है। ऐसे एग्जाम रिटेन में भी होता है, तो स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन लोग करते हैं, ये स्ट्रेटजी अपनाते हैं,
और जैसा कि आपने बताया कि एक एक घंटा आपने इंटरव्यू दिया है, तो इससे पता चलता है कहीं ना कि आप उनके एक्सपेक्टेशन पे खरे उतर रहे हो, तभी वो कंटिन्यू क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो ये आपका बताता है कि आप कितने अच्छे से किए हो। लाइक 1 घंटा 1.5 घंटा इंटरव्यू देने के बाद क्वालिफाई करना, वो भी फंक्शनल में, लिनियर अलजेब्रा में। और दूसरी बात की ये श्योर शॉर्ट बात है कि अगर आप कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हो और आप फिक्स रिलेटेड इंटरेस्टेड रिसर्च एरिया है, वहाँ पे वो फैकल्टी अवेलेबल नहीं है, होने का चांसेस फिर कम हो जाता है। तो वो ध्यान देना होता है कि वहाँ पे वो एरिया का अवेलेबल है कि नहीं। आप इंटरव्यू दे दोगे बट वो दिक्कत होगा, फिर लेने में इंटरेस्टेड नहीं हो। ओके। सो आप जोधपुर का बताया, फिर इधर गांधीनगर में दिए, गोवा में दिए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कॉलेज में पढ़ाया, बीएड भी किया, फिर इतनी बुक्स के लिए डेडिकेट रहते हो, तो क्या चीज़ ऐसा है कि आपको इंस्पायर करती है, क्या मोटिवेट करती है कि मैथमेटिक्स करना है? और एमएससी के 3 साल बाद आप 4 साल बाद ज्वाइन कर रहे हो पीएचडी, तो क्या ऐसा चीज़ है कि आपको मोटिवेट कर रही है? ठीक है। और अपने आप को कहाँ देखते हो आगे आने वाले टाइम में? लाइक इफ यू वांट टू शेयर अबाउट योर फ्यूचर गोल। सर जैसा कि मोटिवेशन की बात है तो वो जैसे मैंने पहले भी बताया, मेरा इंटरेस्ट है मैथ्स करने में। जब मैं मैथ्स करती हूँ तो मेरे को अंदर से अच्छा लगता है। और ऐसा नहीं था कि जैसे कि मेरा नेट हो गया था, जेआरएफ भी हो गया था, मैं टीचिंग में अभी भी जा सकती थी, एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मैं काम कर सकती थी। बट मेरा ये था कि मेरे को लर्निंग करनी है, आगे कुछ एक्सप्लोर करना है, कुछ मैथ्स के अंदर आगे बढ़ने का है। तो वही चीज मेरे को मोटिवेट करती है। जैसे पीएचडी है, अभी जर्नी की बात करें, पीएचडी में मेरे को इसीलिए एंटर होना था कि मैं पीएचडी में आने के बाद बहुत सी चीजें नई सीखूंगी कि मैथ्स में क्या काम हो रहा है, और मैथ्स में मैं क्या कर सकती हूँ, मैं कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें मेरे को पुश करती हैं आगे बढ़ने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि बीएड भी हुआ है, वो सब भी गैप भी हुआ है, तो ये गैप के दौरान भी ना सर, मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है 20 के बाद में, मैंने जगह जगह पे, जैसे कि मैंने पीडब्ल्यू में काम किया, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे काम किया, मैंने बीएड भी किया है। तो ये सब एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे को ये लगता है कि मैं कहीं पे भी सेट आराम से हो सकती थी, फाइनेंशियली भी जैसे देखे कि एक जॉब के पर्पज से देखे तो मैं अच्छा खासा earn कर सकती थी। बट वहां से मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था। मेरे को अंदर से रहती थी, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ और करना है, मेरे को कुछ और करना है। वो चीज थी ना जो मैथ्स के प्रति अटैचमेंट की, तो वो करते हुए मैं मैथ्स की बुक्स पढ़ रही हूँ, हायर बुक्स पढ़ रही हूँ। तो वो कहीं ना कहीं अंदर था कि मतलब मेरे को करना है, कुछ रिसर्च में जाना है, ऐसा कुछ। तो वो पुश करता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये पैशन बताता है कि आपको मैथ्स करने में सेटिस्फैक्शन हो रही है। और कहीं ना कहीं इंडिया में जो लोग पीएचडी का ऐसा अभी सीन चल रहा है, अगर कर लेते हैं बाद में दिक्कत होती है ना, पीएचडी इज नॉट लाइक आपकी जॉब हो गई। तो ऐसे लोगों को जाना भी चाहिए जिनका मैथ में रियली में पैशन हो, इंटरेस्ट हो। और आपका जो ये पैशन है वो आप कंटिन्यू करें, ऐसा मेरा होप है और विशेष है कि आप अच्छा करें। जहाँ भी जा रहे हो, आईआईटी जोधपुर जा रहे हो, आईआईटी जयपुर जा रहे हो, वो आपको जो पैशन दिखता है वो रिसर्च में आपका हेल्प करेगा और अच्छा करोगे आप, ऐसा विश है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुछ इंडिया के अंदर अगर बात किया जाए, सोसाइटी के अंदर बात किया जाए, तो थोड़ा सा अगर डिले होता है एज ए गर्ल, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, अगर आप शेयर करना चाहो तो एमएससी कितने ड्यूरेशन के बाद पीएचडी जाना कितनी चैलेंजिंग होती है, कुछ चैलेंजेस अगर आप शेयर करना चाहो, अगर आपको लगता है कि इस पे मुझे ग्रेटफुल फील करना चाहिए, अच्छा फील होता है, रिवार्ड फील होता है, ऐसे मोमेंट्स को भी शेयर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो जैसे कि 20 की मेरी मास्टर्स थी, तो उसके बाद मेरी बीएड हुई। मेरी फैमिली चाहती थी कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जाऊं। और सबको ये था कि लाइक फर्स्ट बीएड ये टीचिंग की फील्ड में, जैसे ही इनका हो जाएगा तो वहां पे अप्लाई करें। बट मैं टीचिंग करते, जैसे कॉलेज में भी मैं टीच कर रही तब भी मन से ही करती थी, बट हाँ अंदर से ये आता था कि मेरे को आगे बढ़ना है, मैथ्स में आगे जाना है। तो ये मेरे अंदर जो चीज थी ना, मतलब मैं मेरी फैमिली को भी एक मोमेंट पे मैं एग्री कर पाई। वो हालांकि एग्री होने वाले नहीं थे, बहुत सी मेरे को डिफिकल्टीज आई। और उनका एक, जैसे हमारे यहाँ की सोसाइटी का एक माइंडसेट होता है कि आपने बैचलर किया या मैक्सिमम मास्टर्स किया तो आपके हाथ में जॉब होनी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब होनी चाहिए। और बट हमारे इस इन्वायरमेंट से जैसे कि एक अलग थॉट आना कि हाँ मतलब मेरी फैमिली पूरी वो सोच रही है और मैं कुछ अलग सोच रही हूँ। तो मैंने उनको कन्विंस किया इस चीज के लिए कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, मेरा मन करता है, मैं इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए।
और हालांकि हाँ, गर्ल्स को ये दिक्कत आती है क्योंकि उनकी फैमिली है वो शादी का सोचती है। वो एक लड़की तौर पे कि 5 साल बाहर रहेगी, ये सब चीजें। हालांकि अभी बहुत कम ये फैमिलीज में है, बट कहीं कहीं है सर, जैसे मेरी फैमिली में था। तो वो चीज उनको एग्री करना, हालांकि मतलब थोड़ा सा मेरे लिए फेज आया था, बट हाँ, लास्ट में जब सब एग्री हो गए तो फिर ये अच्छा लगा सर कि हाँ मतलब जो चाहते थे वो मिल गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये एट लास्ट हमें हमारी हैप्पीनेस मैटर करती है ना। अगर आप जैसे बता रही सोसाइटी में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं लोग, कुछ भी करते हैं, हायर स्टडी में अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें जा रहे हो, तो वो ज़्यादा हैप्पीनेस देगी। रैदर आप यूपीएससी बोल लो या कुछ भी बोल लो, हैप्पीनेस ज़्यादा मैटर करती है। तो उस फील्ड में आप आए हो तो अच्छा है आपके लिए, आपका मेंटल पीस के लिए भी हेल्प होगा। ठीक है। तो अगर बात करें कि जो लोग अभी चाह रहे हो गेट की एग्ज़ाम देना है, उन्हें जेआरएफ की एग्ज़ाम देना है, तो उन ऑडियंस के लिए कुछ लास्ट में आप बोलना चाहोगे? सर थोड़ा सा डेडिकेशन से करें। बीच में गैप है ना, जैसे एक दिन पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ लिए 2 दिन छोड़ दिया, ये वाली चीज नहीं करें। अभी डेडिकेशन से अभी भी लगेंगे ना, तो मैं जैसे मैं 1.5 महीना बता रही हूँ, मेरा खुद का मेरा है जो मुश्किल से 2 महीने में मैंने पूरी तैयारी की थी। तो आपके पास अगर 1 1.5 महीना 2 महीना भी है ना, तो आप इतना अच्छा कर सकते हो। मतलब आप आराम से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो, बट हाँ, डेडिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर बस ये देख लीजिएगा कि बाकी चीजें है ना जो लाइफ में आप एक्स वाई जेड जो भी करते हो, वो 1.5 महीने 1 महीने के लिए स्टॉप कर दो। जैसे मैंने रूम में खुद को बंद कर लिया था। मैं चाहे पढ़ती नहीं थी तो मैं सो रही होती हूँ या लेट रही होती हूँ, बट मैं उस टाइम पे भी मैथ्स के बारे में सोच रही होती हूँ कि मेरे को ये करना है। मैं सोच सोच के बैठी थी कि मतलब मैं अभी रेस्ट ले रही हूँ, तो मेरे को रेस्ट से उठने के बाद मेरा ये टारगेट है, मेरे को ये चैप्टर कंप्लीट करना है। तो वो आपका पूरी सोच ही आपकी उस टाइम पे उस एग्जाम के लिए होनी चाहिए, जहां तक मतलब मेरे को लग रहा है सर। और उस टाइप से अगर आप चलोगे ना, तो आप भीड़ से अलग हो जाओगे। और जब आप भीड़ से अलग हो जाओगे ना, डेफिनेटली आप अचीव कर जाओगे जो आप करना चाहते हो। और मेरा ये ना जब मैं एग्जाम दे रही थी सर, तो मेरा बिल्कुल ये चीज नहीं थी कि मैं 28 रैंक के लिए एग्जाम दे रही हूँ, मैं जेआरएफ के लिए एग्जाम दे रही हूँ। मेरा सिर्फ टारगेट ये था, मेरे सामने जो क्वेश्चन है मैं उनको अच्छे से एक्यूरेसी के साथ क्रैक करना है मेरे को। आपकी बातों से लिटरली मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक कि एक अलग लोगों का एक एटीट्यूड होता है अलग टाइप का, वो एटीट्यूड आपके अंदर दिख रहा है कि जैसे आजकल इतना डिस्ट्रैक्शन है, उसके बावजूद सोशल मीडिया इतनी सारी चीजें, उसके बावजूद अगर आपको फिक्स चीजें पता है ये अचीव करना है, तो आपको सेक्रीफाइसेस करनी पड़ेंगी और सब चीज छोड़ना पड़ेगा। 1 2 महीना जैसे आपने बंद कर लिया, आप प्लानिंग जो करते थे एक दिन में इतना कंटिन्यू करना ही है, तो कहीं ना कि ये सक्सेस का मंत्र भी होता है। ये चीजें करना पड़ेगा आपको, डिफरेंट लोगों से करना पड़ेगा जो आपने फॉलो किया। तो एक चीज और अगर आप बताना चाहो कि अभी तक का आपको वो रिवार्डिंग मोमेंट, इतने एक तो लोगों का होता है कि छोटे जगह से होते हैं या टीयर 3 जगह या टीयर 3 कॉलेज, एक आईआईटी का बज होता है कि मुझे आईआईटी जाना है, तो वो ऐसा कुछ है आपका कि आपको अच्छा फील होता है कि हाँ लास्टली मुझे मिला है? आगे तो अभी बहुत कुछ करना ही है, बट ऐसा कुछ मोमेंट जो आपको फील देता है कि अच्छा फील हो रहा है, रिवार्डिंग मोमेंट, ऐसा कुछ शेयर करना चाहोगे? तो जैसे टैग की बात करें आईआईटी की या फिर कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट की, हाँ ये था कि अच्छा इंस्टीट्यूट होगा तो इन्वायरमेंट अच्छा होगा। ठीक है। और वहां पे जाके मेरे को बहुत चीजें अच्छी मिलेंगी, सीखने को अच्छा मिलेगा, प्रोफेसर अच्छे होंगे। और ये मेरे लिए खुशी की बात थी कि जब मेरा किसी आईआईटी में हुआ। और हालांकि इस पूरी जर्नी में जैसे आपका भी साथ था सर, एक फ्रेंड लवलेश है उसका भी साथ था, अभिनव का था, मतलब मेरे बहुत से ऐसे इन्वायरमेंट में अच्छे फ्रेंड्स रहे जिनका सर्कल रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी कंपटीशन के लिए जा रहे हो, तो आपका एक एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जो आपको पुश करे। ठीक है। आपको कोई डाउट आ रहा है, आपको कोई भी मन में कोई आपकी ऐसे हुई है कभी ना कभी कि आज नहीं यार, आज मन नहीं है, ऐसा हो रहा है कि अब लग रहा है कुछ नहीं किया है मैंने, ये फेजेस आते थे मेरे साथ में। मैं पूरी तैयारी के बाद भी मेरे को पेपर से 2 दिन पहले ऐसा लगता था कि मेरे को कुछ नहीं आता, मतलब सब ऐसा ब्लैंक सा लगता था। बट हाँ, आपका अगर इन्वायरमेंट सही है, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, तो उस केस में आपको एक हेल्प मिलती है। वो आपको इतना मोटिवेट करते हैं उस टाइम पे कि वो मोटिवेशन इतना काम कर देगा आपका कि क्योंकि आपको आता तो सब होगा, बट वो मोटिवेशन आ गया ना जब आपके अंदर, तो वो डबल एनर्जी से पुश करता था सर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये बिल्कुल सही बात है कि
हमें अगर हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो एक इन्वायरमेंट की कमी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आजकल आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, जो आपको थोड़ा गाइड कर पाए। थोड़ा सा उनकी गाइडेंस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको पुश करने में हेल्प करती है, जैसा आपने शेयर किया। ओके, तो ठीक है, जाते जाते कुछ और चीज़ें अपने लोगों जो भी इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए कुछ शेयर करना चाहो तो आप कुछ वर्ड्स या 2 मिनट्स में शेयर कर सकते हो। बस सर अपना डेडिकेशन से लगे रहें। और ऐसा नहीं है कोई भी चीज मुश्किल होती है। हाँ, जर्नी स्टार्टिंग में जरूर टिपिकल ऐसा लगता है कि हाँ बहुत ज्यादा ऐसा मतलब हमें डिफिकल्टीज आ सकती हैं या हम नहीं कर सकते हैं। बट ऐसी कोई चीज नहीं है जो अपने ठान ले और अपने नहीं कर सकते हैं। अपने पास सिर्फ टाइम होता है कि अपने मैनेजमेंट कर ले उसको। हाँ, एक ये हो सकता है मैं जो एक दिन में कर सकती हूँ हो सकता है कोई आधे दिन में कर दे। मेरे को 2 दिन लग जाए उसको करने में, मेरे को 3 दिन लग जाए, टाइम लग सकता है। बट ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये हमेशा सोच के रखें कि जो चीज को हम स्टडी के अलावा टाइम दे रहे हैं उनको तो हम एग्जाम के बाद भी दे सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली उसी पे लगे रहें। और अचीवमेंट होने के बाद तो कुछ भी करो सर, उसमें तो फिर मतलब हमारे पास टाइम ही टाइम है। जैसे अभी मैं देखूँ तो मेरा सिलेक्शन हो गया, अब मेरे को कोई डिस्ट्रैक्शन की वजह नहीं दिखती है, लेकिन अभी भी मेरा पढ़ने को मन करता है। तो ये चीज आपका ऑटोमेटिकली मतलब आपका अंदर से आ जाएगा। जब आपको किसी चीज के लिए आप सीरियस होगे ना सर, तो डेफिनेटली वो अंदर से आपको पुश करेगा, बाकी चीजें आपको एक साइड में कर देगा, आपको अलग कर देगा उनसे। ये मेरे साथ हुआ था उस जर्नी में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है आपसे यहाँ पे बात करके। मैं बहुत सारे लोगों से यहाँ पे टॉक किया हूँ, जो आईटी गुवाहाटी में हुआ है, किसी का टीएफआर में हुआ है। सो आपकी बातों में वो एक अलग लग रहा है कि वो एक जो होता है ना कि किसी चीज़ को शिद्दत से चाहना है तो वो फिर वो चीज़ें अपने आप होने लगती है, उसके लिए आप करने लगते हैं, बाकी चीज़ें अलग होने लगती है। सो काफ़ी अच्छा फील हुआ, और आई होप कि सुनने वालों को, ऑडियंस को भी काफ़ी हेल्प होगा आपके गाइडेंस, आपके थॉट्स, आपके सजेशन, टिप्स जितने आपने शेयर किया है, वैल्यूएबल टिप्स, एक्सपीरियंस जो शेयर किया है इंटरव्यू का, जेआरएफ की प्रिपरेशन का, ये लोगों को हेल्प करेगा। सो एंड आपको भी वेल विशेस फॉर योर फ्यूचर जर्नी एंड ऑल द बेस्ट। हम लोग इसी तरह से लोगों के लिए भी थोड़ा बहुत जब भी मौका मिले जूनियर्स को गाइडेंस करते रहेंगे, और ये अपने चैनल के थ्रू लोगों को और लोगों से भी बात करेंगे। सो ऑल द बेस्ट दीपिका। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल।